गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है और ये टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस वर्ष 2024 के लिए चल रही है और 12 टेस्ट इसमें हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं और हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री यानी इतिहास 3 पार्ट में होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, और इसी में ही जो है वो कल्चर वाला जो पोर्शन है वो भी कवर करते चल रहे हैं। तो ये विषय है भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, और जो टॉपिक है वो ये होगा प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा भारत में मेले एवं त्यौहार। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हो चुका था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप इस टेस्ट सीरीज़ की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो, वन टाइम पेमेंट पूरे साल के लिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। पहला है रस रत्नाकर और दूसरा है उत्तर तंत्र। रस रत्नाकर रसायन शास्त्र पर आधारित पुस्तक है और उत्तर तंत्र इसमें औषधियों के निर्माण का वर्णन मिलता है। कौन सा इसमें युग्म सही सम्मिलित है? रस रत्नाकर रसायन शास्त्र पर आधारित पुस्तक है, करेक्ट है ये वाला पहला। उत्तर तंत्र इसमें औषधियों के निर्माण का वर्णन मिलता है, दूसरा भी सही है। तो दोनों के दोनों सही सम्मिलित हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, रस रत्नाकर जो है वो रसायन शास्त्र पर आधारित पुस्तक है और इसमें पारे द्वारा चिकित्सा का वर्णन मिलता है। तो पहला युग्म सही सम्मिलित है, दूसरा भी सही सम्मिलित है। नागार्जुन द्वारा रचित उत्तर तंत्र सुश्रुत संहिता का पूरा ग्रंथ है और इसमें औषधियों के निर्माण का वर्णन मिलता है। ठीक है, और किसके द्वारा रचित है? नागार्जुन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तुजु के बाबरी में तोपों के निर्माण का वर्णन मिलता है और आईने अकबरी में अकबर द्वारा इत्र कार्यालय के विनियमन का उल्लेख किया गया है। आईने अकबरी जो कि अबुल फजल की बड़ी प्रसिद्ध रचना है और एग्जाम की फेवरेट, बहुत सवाल बने इस पर। बिल्कुल ये सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, मुगलों के आगमन के पश्चात भारत में तोपों का निर्माण एवं उनका उपभोग जो है वो आरंभ हुआ। तुजु के बाबरी में तोपों के निर्माण का उल्लेख मिलता है और आईने अकबरी में अकबर द्वारा एक इत्र विभाग की स्थापना का वर्णन मिलता है और आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा कृत रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। देखिए, आर्यभट्ट ने धरती बदल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वराह मिहिर को वराह की उपाधि कृष्णदेव राय द्वारा प्रदान की गई। कौन सा इसमें सही है? धरती बादल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था वराह मिहिर ने। ठीक है, और वराह मिहिर को वाराह की उपाधि जो है वो कृष्णदेव राय ने नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य ने दी थी। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं स्टेटमेंट, ये डी होगा इसका आंसर। देखिए, वराह मिहिर ने अपनी पुस्तक वृहद संहिता में, ठीक है, धरती बादल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके अनुसार भूकंप का संबंध पौधों के प्रभाव, पशुओं के आचरण, भूमिगत जल और जल के भीतर चल रही गतिविधियों और असामान्य रूप से बादल के निर्माण से है। तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। और वराह मिहिर ने भूविज्ञान, जल विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया और गुप्त काल में उनकी गिनती जो है वो 9 रत्नों में की जाती थी। उनकी सटीक भविष्यवाणी के कारण राजा विक्रमादित्य ने उन्हें वराह की उपाधि दी थी, वाराह की, न कि कृष्णदेव राय ने। उन्होंने 6 पशुओं तथा 36 पौधों की एक सूची का निर्माण किया जो जल की उपस्थिति का संकेत दे सकते थे। तो दूसरा वाला भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। युक्ति कल्पतरु में जहाज निर्माण तकनीक का वर्णन मिलता है और अग्र मंदिर नामक जहाज़ों का उपयोग युद्ध के लिए किया जाता था। सर्व मंदिर जहाज शाही जल यात्रा तथा घोड़ों के परिवहन से संबंधित था। कौन सा ऐसा ही होगा इसमें? देखिए, युक्ति कल्पतरु में जहाज निर्माण की तकनीक का वर्णन मिलता है, करेक्ट है पहला। अग्र मंदिर नामक जहाज़ों का उपयोग युद्ध के लिए किया जाता था, दूसरा भी सही है। सर्व मंदिर जहाज शाही जल यात्रा तथा घोड़ों के परिवहन से संबंधित था। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, युक्ति कल्पतरु जो है वो संस्कृत में रचित प्रबंध है जिसमें जहाज निर्माण की तकनीकी, उसके प्रकार तथा उपयोग में आने वाली सामग्री का वर्णन है। कक्षों की लंबाई तथा स्थिति के अनुसार जहाज 3 प्रकार के होते थे: सर्व मंदिर, मध्य मंदिर और अग्र मंदिर। सर्व मंदिर, इसका उपयोग शाही जल यात्रा तथा घोड़ों के परिवहन के लिए किया जाता था।
मध्य मंदिर इसका उपयोग आनंद यात्रा के लिए किया जाता था। अग्र मंदिर इसका उपयोग युद्ध के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सुलभ सूत्र इंपॉर्टेंट रचना है, निम्नलिखित में से किस विद्वान की है ये, या सुलभ सूत्र के रचनाकार कौन है? भास्कराचार्य, बोधायन, हेमचंद्र या आपस्तंभ? ये रचना है बोधायन की। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, गणित पर लिखी गई सबसे पहली पुस्तक बोधायन द्वारा रचित सुलभ सूत्र है। इसमें पाई और पाइथागोरस के समान प्रमेय अवधारणाओं का भी उल्लेख मिलता है। और आपस्तंभ ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में व्यवहारिक रेखागणित की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया, जिसमें समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण का भी उल्लेख मिलता है। ये पढ़ा होगा आपने स्कूल में। देखिए, तत्सम कोणों के ज्ञान का प्रयोग जो है अग्नि वेदिका बनाने में किया जाता था। कल्चर वाला पोर्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ओणम और पोंगल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये करंट अफेयर्स में भी पढ़ते रहते होंगे आप। तो हिस्ट्री देखते हैं इसकी। ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार दोनों त्यौहार एक ही महीने में मनाए जाते हैं, ओणम भी और पोंगल भी। ओणम कहाँ का, पोंगल कहाँ का, पहले तो यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये शस्योत्सव यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी फसल फेस्टिवल है, कृषि से संबंधित महोत्सव है, और भगवान शिव से संबंधित है। दोनों के दोनों मतलब उपरोक्त कथनों में से कौन सा जो है कथन सत्य है? देखिए, यदि स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में धर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा, मतलब देवता को टैग करके प्रश्न पूछ रहा है, तो वो अधिकतर गलती होता है। ठीक है, यदि विष्णु रखा है तो उत्तर शिव होगा वहाँ पर, यानी 90% इनकरेक्ट हो जाता है वो। और शिव रखा है तो आंसर विष्णु होगा। ठीक है, वो घुमा देता है। तो यहाँ जो है वो विष्णु होना चाहिए, यानी गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। ओणम और पोंगल ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार दोनों त्यौहार एक ही महीने में मनाए जाते हैं, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये वाली बात सही है, दूसरी वाली। और भगवान विष्णु से संबंधित है, तो तीसरा वाला भी गलत होगा। तो सही तो केवल दूसरी होगा, बी है इसका आंसर। देखिए, ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है और पोंगल है तमिलनाडु का। ठीक है, ओणम केरल में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है, और यह है मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम मास में तथा ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार अगस्त या सितंबर महीने में मनाया जाता है। और पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है, और यह शीत एनात यानी जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, शीत एनात जो होता है 14-15 जनवरी को, तब मनाया जाता है। तो दूसरा पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया, क्योंकि ओणम केरल का अगस्त सितंबर में मनाया जा रहा है, और पोंगल तमिलनाडु का जनवरी में मनाया जा रहा है। शीत एनात क्या होता है, मैं ज्योग्राफी में कई बार पढ़ा चुका हूँ, इस बार की सीरीज में भी हम पढ़ेंगे उसको। देखिए, ओणम एवं पोंगल जो है दोनों ही फसल यानी कृषि आधारित त्यौहार है, यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो दूसरा वाला ही सही है केवल। तीसरा वाला भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ओणम भगवान विष्णु से संबंधित है, तथा पोंगल सूर्य की उपासना की जाती है पोंगल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हेमिस महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह बौद्ध धर्म से संबंधित त्यौहार है, और इसे भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, और यह जैन मतावलंबियों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। कौन सा इसमें करेक्ट होगा? देखिए, हेमिस जो है बौद्ध धर्म से संबंधित त्यौहार है, ये वाली बात तो करेक्ट है। भगवान बुद्ध के जन्म दिवस पर तो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं ना, ये गलत है। ठीक है, गुरु पद्म संभव के जन्म दिवस पर मनाया जाने वाला यह उत्सव है, और जैन मतावलंबियों द्वारा नहीं बल्कि तिब्बती बौद्धों के द्वारा मनाया जाने वाला यह उत्सव है हेमिस। ठीक है, और एक हेमिस नेशनल पार्क भी है, वो लद्दाख में है। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो गया, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। तो सही केवल होगा केवल एक, जो कि डी में है। देखिए, हेमिस महोत्सव लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ लद्दाख हेमिस गोप्पा में प्रतिवर्ष 2 दिन तक मनाया जाता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। और हेमिस महोत्सव गुरु पद्म संभव, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। तो दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तीसरा भी इनकरेक्ट है, क्योंकि हेमिस तिब्बती बौद्धों का उत्सव है। इस त्यौहार में लद्दाख के बौद्धों के द्वारा छाम नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। और एक है लोसार महोत्सव। लोसार महोत्सव भी तिब्बती और हिमालय क्षेत्र में रहने वाले बौद्धों द्वारा नव वर्ष के शुभारंभ पर मनाया जाता है।
अब आ जाइए हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इसका नामकरण जनजातीय लोक कथा में प्रसिद्ध एक पक्षी के नाम पर रखा गया है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। कौन सा वाला इसमें सही होगा? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, ग्रेट हॉर्नबिल जो पक्षी है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया, ये सही है। दूसरी वाली बात जो कि केरल का है, और यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है, ये वाली बात भी सही है। लेकिन हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। करंट अफेयर्स में कई बार पढ़ा होगा आपने। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट ही केवल सही होगा, जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, यानी 1 दिसंबर को। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। हॉर्नबिल महोत्सव का नामकरण जनजातीय लोक कथा में प्रचलित प्रसिद्ध पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर किया गया है, और ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो केरल का राजकीय पक्षी है। और हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में प्रतिवर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक किया जाता है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। सूरज कुंड मेले से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। सूरज कुंड मेले का आयोजन पर्यटन विभाग भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस मेले में देश विदेश से लाए गए पशुओं की प्रदर्शनी लगाई जाती है। देखिए, देश विदेश से लाए गए पशुओं की प्रदर्शनी में सोनपुर मेला है बिहार का, और पुष्कर मेला है राजस्थान का। तो गलत है स्टेटमेंट। सूरज कुंड मेला तो हरियाणा में लगता है, ठीक है, और हरियाणा के पर्यटन विभाग द्वारा ये आयोजित किया जाता है, ना कि भारत सरकार के द्वारा। तो गलत है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर, ठीक है। इसमें कारीगर, बुनकर ये सब रहते हैं। तो सूरज कुंड मेले का आयोजन हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा 1 से 15 फरवरी के बीच फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। सूरज कुंड मेला भारत के हस्तशिल्प, हथकरघों और सांस्कृतिक धरोहर की विविधता को दर्शाता है। इस मेले में देश में विभिन्न क्षेत्रों के कारीगर, पेंटर, बुनकर एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। बिहार में लगने वाला सोनपुर मेला और राजस्थान का पुष्कर मेले में देश विदेश से लाए गए पशुओं की प्रदर्शनी लगाई जाती है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है यह पुष्कर मेला। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है कवि, लेखक या रचनाकार, और सूची 2 में है उनकी रचना का नाम। ये कूट है, इसके अनुसार उत्तर क्या होगा? जैसे कि पुष्कर मेला, क्या हो गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई क्या? यह है स्थान का नाम, ठीक है, और यह है महोत्सव या उत्सव का नाम। चलिए, तो मंदार महोत्सव या मंदार फेस्टिवल ये कहाँ का है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है अभी बताया था। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? देखिए, मंदार महोत्सव जो है वो है बिहार का, पुष्कर मेला है राजस्थान, गंगा सागर मेला है बंगाल, और देवा शरीफ तो पता ही होगा उत्तर प्रदेश का। तो ए का 1 और डी का हो गया 4, ठीक है। ए का 1, डी का 4, लेकिन ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा, चौथा इनकरेक्ट है। तो ए का 1 सही है, बी का, डी का 4 सही है, और बी का 3 और सी का 1, ठीक है। यानी इस तरह से जैसे ये है, तो सी है इसका आंसर। देखिए, मंदार महोत्सव का आयोजन जो है वो बांका बिहार में किया जाता है। यह महोत्सव मकर संक्रांति से शुरू होता है, यानी 14 जनवरी, और 1 महीने तक चलता है। इस मेले में विभिन्न समुदायों, विशेषकर आदिवासी और कुछ हद तक जैन मतानुयायी भी शरीक होते हैं। देखिए, मंदार पर्वत जो है वो हिंदू मिथक में समुद्र मंथन में प्रयुक्त मथनी था। यह पर्वत दिगंबर जैन का तीर्थ स्थल है बिहार में। पुष्कर मेले की बात करें तो अक्टूबर नवंबर के महीने में अजमेर राजस्थान के पुष्कर में आयोजित किया जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, और यह मेला कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और कार्तिक मास की पूर्णिमा तक चलता है। गंगा सागर मेले की बात करें तो मकर संक्रांति के अवसर पर कोलकाता के निकट उस स्थान पर आयोजित किया जाता है जहां हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। देवा शरीफ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में है देवा शरीफ, और यहाँ प्रतिवर्ष उर्स के अवसर पर लगने वाला मेला जो है अक्टूबर नवंबर महीने में लगभग 10 दिनों तक चलता है।
और यह जो मेला है वो हिंदू मुस्लिम एकता का जीवंत उदाहरण है। और यहाँ बड़ी संख्या में लोग सैयद हाजी वारिस अली शाह के मकबरे पर चादर चढ़ाने आते हैं। देखिए, इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो 10 ही प्रश्न ऐड किए गए थे, ठीक है। धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस करते चलेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करते चलेंगे, इम्पोर्टेंट है। और यूपीपीएससी आरओ की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका भी लाभ उठाते रहिएगा हर दिन। और बीच बीच में हम इसमें इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी के मिश्रित प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी।